मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है और सीएनबीसी आवाज़ के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 8 दिनों की लगातार तेजी के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई। देखिए, जब कोई रनर दौड़ता है तो थोड़ा बहुत एक रेस्ट फेज होता है। तो 8-10 दिन की जो हमने रैली देखी है और ख़ास करके नवंबर महीने में अब तक हमने निफ्टी बैंक में लगभग 20% का रिटर्न देखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड था कि एक आध दो दिन मार्केट शायद ठंडा रहे और उसी हिसाब से अगर आप देखें आज का परफॉर्मेंस काफ़ी फीका था। अच्छा, आज के सत्र में क्या हुआ कि ओवरऑल बेसिस पे निफ्टी में लगभग आधे % का कट देखा गया। तो करीब 60 पॉइंट नीचे निफ्टी का क्लोज आया, लगभग 12,700 के आसपास। लेकिन एक्शन काफ़ी था भरपूर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। लगभग आधे % 1% तक का मूव हमने सभी ये मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में देखे। लेकिन निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं जो कि अच्छा खासा रनअप हुआ है। मैं पहले बता रहा था कि लगभग 20% का यहाँ जो रनअप देखा है, आज लगभग 2% का यहाँ कट देखने को मिला। आज क्या क्या चला मार्केट में, तो एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स में काफ़ी बाइंग अच्छी थी। HUL हो, श्री सीमेंट हो, हिंडाल्को हो, ITC हो, यहाँ 1.5 से 2% तक की हमने अपटिक देखी। लेकिन बैंकिंग शेयर्स आज काफ़ी प्रेशर में थे। तो चाहे वो SBI हो, कोटक बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, ICICI बैंक हो, यहाँ 3 से 4% तक की हमने गिरावट देखी ओवरऑल बेसिस पे। तो आज ब्रॉडली 7-8 सेशन की जो हमने रैली देखी है, आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। लेकिन एक्शन मिड कैप में भरपूर था। काफ़ी ऐसे मिड कैप शेयर्स थे जहां हमने बेहतरीन रैली देखी। चाहे वो इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, जहां हमने 12-15% का मूव देखा हो, तो बहुत अच्छी रैली वहां हमको देखने को मिली। और अगर आप दूसरे मिड कैप्स की बात करें तो SH केलकर नतीजों के बाद लगभग 14% यहां हमको रैली देखने को मिली। एस्टर DM जो कि एक हॉस्पिटल चेन कंपनी है, वहां 10% का हमको उछाल देखने को मिला। मैग्मा फिनकॉर्प, यहाँ भी हमको 7-8% का मूव आया देखने को मिला। अमृतांजन नतीजों के बाद लगभग 10% चला। इसके अलावा काफ़ी ऐसे अलग अलग शेयर्स थे। मैरिको काया हो गया, टाटा स्टील पार्टली पेड अप हो गया, और काफ़ी ऐसे सभी मिड कैप शेयर्स थे जहां एक्शन काफ़ी भरपूर था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मार्केट में आज बहुत बेहतरीन तरीके का करेक्शन हमको देखने को मिला। और शायद एक आध दो दिन और ये करेक्शन कंटिन्यू रहे, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। चलिए, अभी क्वेरीज का टाइम है, तो क्वेरी थोड़ी बहुत हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। मेरे को एक सवाल आ रहा है बैंक्स पे कि यहाँ से क्या लगता है डिप्स पे बैंक्स की खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो बैंक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन है, रनअप बहुत हो गया है 20%। अगर आप बैंक निफ्टी की रैली देखें और डेली बेसिस पे FIIs का 5,000 करोड़ यानी 5,000 करोड़ का डेली का बाइंग फिगर आता है, तो कहीं ना कहीं सारा का सारा पैसा जो एक मेजॉरिटी पोर्शन बैंक्स में जा रहा है। अंडर परफॉर्म क्या कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ITC जैसे शेयर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी ऐसे फ्रंटलाइन शेयर्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बैंक्स के परफॉर्मेंस की वजह से पिछले 7-8 दिन में हमने बहुत अच्छे से जो है रैली देखी है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो जो हमको कमेंट्स आ रहे हैं, एयरटेल, देखिए एयरटेल की एक खास बात कहूँगा कि पिछले समझ लीजिए 2-3 महीनों में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है। लगातार 600-650 के लेवल से स्टॉक करेक्ट होके 450 तक चले गया था, अभी बाउंस बैक दिखा रहा है। पिछले दिनों खबर भी आई कि इनकी जो अफ्रीकन यूनिट है, वो अफ्रीकन यूनिट अपने टावर कारोबार को बेचने के लिए बातचीत कर रही है फंड्स के साथ, और अगर वो सौदा हो जाता है तो एयरटेल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो एयरटेल पे नजरें होनी चाहिए, शायद यहाँ 500 के ऊपर तक के टारगेट बहुत जल्द देखने को मिल सके। सोहन दोषी जी पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड पे व्यू। देखिए, स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में सरकार काफ़ी सीरियस है। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आ जाती है तो शेयर में रनअप अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप MSCI की बात करें तो यहाँ इसका वेटेज भी चेंज हुआ है, तो अशोक लेलैंड में लगभग 700-800 करोड़ की बाइंग आएगी। तो यहाँ से भी शायद एक मोमेंटम हमको बनता हुआ दिखाई दे अशोक लेलैंड पे। अच्छा, राजेश बग्गा जी पूछ रहे हैं पिरामल एंटरप्राइजेस पे व्यू। उन्होंने लगभग 1550 रुपए में खरीदा है। देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस अगर आप बात करें तो बैंकिंग में मैं जिस हिसाब से पहले बात कर रहा था कि लगभग 20% का हमने रैली देखा है, तो पिरामल एंटरप्राइजेस की अगर आप बात करें तो वो भी एक नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। रियल एस्टेट में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट आज हमने सरकार की ओर से आते हुए देखी, जो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल बूस्टर है पिरामल एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों का, क्योंकि इनकी हाउसिंग बुक खास करके डेवलपर लोन बुक काफ़ी बड़ी है। और कहीं ना कहीं अगर रियल एस्टेट में मोमेंटम आता है
तो पिरामल एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों को फायदा होगा और प्राइस करेक्शन जो हमने देखा है पिरामल एंटरप्राइजेज में, यहाँ से बाउंस बैक बहुत अच्छा आ सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको पिरामल एंटरप्राइजेज में काफी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोमेंटम यहाँ एक्सपेक्टेड है बना रहेगा। अच्छा, रॉकी जी पूछ रहे हैं दीपक नाइट्राइट 815 के प्राइस पे गुड लॉन्ग टर्म बाय है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, ये वो कंपनीज हैं जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट पे काम करती हैं। चाइना से जो इंपोर्ट्स हो रहा है फिनॉल एसीटोन जैसे प्रोडक्ट्स जो इनके मुख्य केमिकल्स हैं, वहाँ ये कंपनीज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का काम करती हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है, वो थीम के लिए कंपनी बहुत सही बैठती है। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो दीपक फर्टिलाइजर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एसबीआई, ऋषि इंगले जी पूछ रहे हैं एसबीआई 250 रुपये टच कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। एसबीआई आज की डेट में फ्रंटलाइन बैंकिंग शेयर्स में सबसे अंडर वैल्यूड है, आधे टाइम बुक से भी नीचे की वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर आप उसकी सब्सिडीज की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, एसबीआई कार्ड हो, बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले दिनों में मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि एसबीआई एएमसी जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको लिस्टिंग भी करा सकती है। तो अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं एसबीआई में। और जिस तरीके से इकोनॉमी में बाउंस बैक हमने देखा है, इंडिया के जीडीपी में हमने बाउंस बैक देखा है, कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधी तरीके से एसबीआई को होते हुए दिखाई देगा। अच्छा, माजिद अली पूछ रहे हैं एल&टी फाइनेंस 100 रुपये हो गया, 145 का एवरेज है, क्या किया जा सकता है? देखिए, बने रहें, क्योंकि एनबीएफसीज की मैंने बात की, पिरामल एंटरप्राइजेस की बात की, तो एनबीएफसीज में यहाँ से हमको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो एनबीएफसीज में बने रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महेश कुमार जी हमको पूछ रहे हैं टोरेंट फार्मा के बारे में राय, और शशिकांत अग्रवाल जी पूछ रहे हैं विप्रो पर राय। देखिए, ये टोरेंट फार्मा और विप्रो दोनों लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन एसेट्स हैं, बेहतरीन कंपनीज हैं। तो इनमें बने रहिए, क्योंकि आईटी क्षेत्र हो या फार्मा क्षेत्र हो, काफ़ी इंसुलेटेड रहा है कोविड के टाइम पे। और अगर आप यहाँ से कंपनी के अंदर 15 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हैं अगले 12 से 18 महीने में, तो काफ़ी फेयर रहेगा। तो विप्रो की बात हो चाहे टोरेंट फार्मा की बात हो, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, फाजल मोतीवाला ने एक सवाल पूछा टाटा मोटर्स पे 140 पे क्या लगता है? देखिए, टाटा मोटर्स का जो 90% बिजनेस है ना, ग्लोबल मार्केट से आता है। उनकी जो सब्सिडरी है जेएलआर, वो जेएलआर का कारोबार यूरोप, यूएस और चाइना, इन 3 जियोग्राफीज में बटा हुआ है। जिस तरीके से हमने इकोनॉमिक रिकवरी देखी है और आगे चलते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बनने वाले हैं बाइडेन साहब, उन्होंने कहा है कि मैं स्टिमुलस पैकेज पे काम कर रहा हूँ। स्टिमुलस पे अगर काम किया, चाइना की हालत अगर सुधर गई, तो लग्जरी कार सेगमेंट में ऑब्वियसली एक बाउंस बैक आएगा। और जेएलआर इस बाउंस बैक को खेलने के लिए बड़ा जो है प्लेयर है, और टाटा मोटर्स को इसका सीधा फायदा होगा। तो ग्लोबल रिकवरी पे टाटा मोटर्स में खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डाउनसाइड नहीं है। शेयर काफ़ी चला हुआ है, लेकिन यहाँ से अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधर जाएगी, ग्लोबल हालात सुधर जाएंगे, तो टाटा मोटर को ज़रूर फायदा होगा। अच्छा, राजेश भगत जी और एक सवाल पूछ रहे हैं नैम इंडिया पे। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि इक्विटी एयूएम में काफ़ी सारा रिडेम्पशन हमको देखने मिला है पिछले दिनों, लेकिन वो सुधर रहा है। तो अगर इक्विटी एयूएम बढ़ता है, मार्केट में इसी तरीके से तेजी होती है, तो यहाँ से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अच्छा खासा हमको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो चाहे वो एचडीएफसी एएमसी हो, चाहे वो नैम इंडिया हो, जो कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट अभी नाम चेंज हुआ है उसका, तो वहाँ भी आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। देव शर्मा जी पूछ रहे हैं इक्विटास होल्डिंग और इंडसइंड बैंक पे क्या हुआ? देखिए, इंडसइंड बैंक जो है पिछले 10 दिनों में 35% भागा है। तो यहाँ से और अपसाइड मुझे नहीं पता देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा रनअप हुआ है पिछले 10 दिनों में। 35% का रिटर्न बहुत होता है। तो इंडसइंड बैंक में अगर आपके पास पोजीशन अगर हो, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बने रहना है, तो आप बने रहिए। नई पोजीशंस यहाँ एडवाइजेबल नहीं है। और अगर आप इक्विटास होल्डिंग्स की भी बात करें, तो यहाँ भी कुछ खास प्रदर्शन हमने देखा नहीं है। एनबीएफसीज में अगर रैली आती है, तो शायद इक्विटास भी यहाँ से चल सकता है। अमित पटेल जी पूछ रहे हैं रैलिस इंडिया पे व्यू। देखिए, मॉनसून की प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी, और अगर आप रैलिस इंडिया की बात करें, तो यहाँ हमने देखा है कि राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है मैनेजमेंट पे, और जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं रैलिस इंडिया जैसी कंपनीज को फायदा होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ बने रही है। तो ब्रॉडली जो ज़्यादातर हमारी क्वेरीज थी
वो हमने एड्रेस की हैं। एक आध दो और ले लूँगा। रिलायंस, देखिए 3-4 लोगों ने रिलायंस के बारे में पूछा है। देखिए रिलायंस ने लगभग 2300-2350 तक के हाई लगाए और पिछले 7-8 दिन में अच्छा खासा करेक्शन हमको यहाँ देखने को मिला। स्टोरी इंटैक्ट है। कंपनी ने लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर जुटा लिए हैं रिलायंस रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर विनिवेश करके, वहाँ स्टेक सेल करके। आगे चलते हुए यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि इनके पास पैसे हैं, इनको अभी नए पैसों की ज़रूरत नहीं है। राइट्स इशू भी उन्होंने बखूबी कर लिया। तो ये सारे जो फंड रेजिंग ऑप्शंस हैं, जो पैसे इनके पास हैं उनसे डेट फ्री हो जाएंगे और इसके अलावा ग्रोथ के लिए भी इनके पास काफ़ी अच्छे पैसे रहेंगे। 5G ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। अगर आप रिलायंस जियो की बात करें, न्यूज़ रिपोर्ट्स को अगर आप माने तो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करेक्शन पे खरीदना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमारा जो नेटवर्क 18 है उसका प्रभुत्व और प्रबंधन उसके पास है, तो ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यहाँ दे देता हूँ। और एक आखिरी क्वेरी ले लेते हैं अंबुजा सीमेंट पे। देखिए सीमेंट के बारे में ये कहूँगा कि नतीजे बहुत सुपर्ब आए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के। सीमेंट में जितनी भी प्राइस हाइक्स हमने देखी है ना, वो सस्टेन हुई है। अगर आप स्टील सेक्टर की भी बात करें तो वहाँ भी बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। तो सीमेंट और स्टील अगर आपके पास पोजीशन हो तो वहाँ बने रहिए, क्योंकि आगे चलते हुए अगर रिकवरी होगी तो सीमेंट स्टील के बिना कोई इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है। तो स्टील और सीमेंट, ये 2 थीम्स पे अगर आपको लंबी अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो ज़रूर मौके देखिए। वहाँ JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील, ये स्टील कंपनीज हैं। इसके अलावा अंबुजा है, ACC है, अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट है, JK सीमेंट है। ये सब सीमेंट काउंटर्स और स्टील काउंटर्स अगर आपको वैल्यूएशन वाइज ठीक लगते हैं तो वहाँ अपने एडवाइज़र को पूछ के आप निवेश करिए। और ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टील और सीमेंट में अर्निंग्स को लेके तीसरी और चौथी तिमाही में। और आपको अगर ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो ज़रूर CNBC आवाज़ मार्केट आज में देखिए। और आपसे विदा लेना चाहूँगा। काफ़ी सारी क्वेरीज हमने सॉल्व की हैं। होपफुली 1-2 दिन में ये करेक्शन थम जाएगा और उसके बाद तेज़ी का एक नया राउंड शुरू होगा। और मीनवाइल हम दिवाली वीक में भी हैं, तो आपको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका CNBC आवाज़ के साथ सोशल मीडिया लाइव देखने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।